हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। दैट्स ग्रेट। तो कल से हम लोगों ने ये अपने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन स्टार्ट किए हैं फॉर सीए फाउंडेशन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग पूरा का पूरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल यहां पर कवर कराने वाले। और अगर आप लोग और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट पेपर्स की भी प्रैक्टिस कराई जाए, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह की भी प्रैक्टिस कराई जाए, तो आप एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर। एक बार क्विक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। ये हम लोगों की पूरी टीम है। ये एकाग्रता के बारे में जितनी भी चीजें हैं कि हम लोगों के यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, वो उसकी सारी डिटेल्स आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये फाउंडेशन के लिए हम लोगों के पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक है महापैक और दूसरा है महापैक प्रो। तो महापैक में क्या क्या चीजें हैं वो आप यहां पर देख सकते हो, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो महापैक प्रो में है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड मे बी यू कैन अप्लाई इट लेटर। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा तो फिर आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा, यहां पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद ये वाला स्लाइडर आएगा, यहां पर आप एकाग्रता सीए पर क्लिक करोगे। एकाग्रता सीए पर क्लिक करने के बाद यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करोगे और यहां आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो दिस इज महापैक प्रो, दिस इज महापैक। और अगर आप जनवरी 25 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हो। मैं पहले ही बता दूं, यहां पर जितने टीचर्स आपको दिख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में उतने ही टीचर्स हैं। मैं इसमें मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अंशुल सर और दर्शन सर मिलकर आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, आदर्श सर आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, जतिन सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और प्रिंस सर वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप यहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए सर शुरू करते हैं हम लोगों का आज का चैप्टर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और नए नए तरीकों से नई नई चीजें लाता रहूं, राइट। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को यहां पर लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। यहां पर एक तरह से अटेंडेंस ही हो गई है, क्योंकि यहां पर अब मेरे पास कोई शीट तो है नहीं जो मैं बोलूंगा रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। इस टाइप की चीज तो यहां पर हो नहीं पाएगी। तो यहां पर अगर मुझे यह जानना है कि आप सब लोग आए हो या नहीं आए हो, तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से अपनी यहां पर अटेंडेंस मार्क कर दो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो दिस चैप्टर नंबर 4 है हम लोगों के पास, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको नोट्स कैसे बनाने। आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपका रिवीजन शेड्यूल जो हम लोगों ने कल बात की थी, अगर कल वाला सेशन किसी ने नहीं देखा तो आप लोग इसी चैनल पर उसको देख सकते हो। उस सेशन का नाम है इन एंड आउट अबाउट पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर सीए फाउंडेशन, राइट। तो अगर आप लोग एकदम डिटेल में जानना चाहते हो, जैसे कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो उस रिवीजन स्ट्रैटेजी को कैसे प्रैक्टिकली बनाकर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको आज की क्लास के एंड में बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपको एकदम एंड तक देखनी है, बहुत मजा आएगा। विल स्टार्ट विद एन अमेजिंग चैप्टर टुडे, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। अब देखो, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, इसका पहले नाम होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। इसका पहले नाम होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही हम लोग एक्चुअली यहां पर पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और ज्यादा कूल बनने के लिए यहां पर नाम दे दिया गया मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। लेकिन जो असल में बात है, जो हम लोग पूरी, आई थिंक दिस चैप्टर विल गो ऑन फॉर लाइक 20 क्लासेस, हो सकता है 17 या 18 क्लासेस में चलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, इट विल टेक अराउंड 20 क्लासेस, ठीक है। अगर हम लोगों को पूरा का पूरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है तो दिस चैप्टर विल टेक अराउंड 20 क्लासेस। हाँ, मैंने उन टॉपिक, इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो जैसे आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें 5-6 दिन लगेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको टॉपिक वाइज करके यहां पर सेग्रीगेट किया हुआ है और हम लोग टॉपिक वाइज यहां पर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आओ देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम लोगों का चैप्टर है। इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे, भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता क्या है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, फिर बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे एन्युइटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे परपेचुइटी के बारे में, और फिर हम लोग करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, राइट। और सबसे पहले अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, आपने बोल दिया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे चलकर भी बहुत हेल्प करेगा। सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेस बनता है, ये सीए फाइनल के एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेस बनता है। पर ये मतलब क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है। देखिए जी, क्या आ रहा है आपके सामने। सर क्या कर रहे हो यार, मतलब अभी शाम के 5 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्लास के तुरंत बाद या क्लास में देखते देखते ही जोमैटो से बर्गर ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एनीवे, ये बर्गर
अज्यूमिंग ये मैकडॉनल्ड्स का मैकालो टिक्की बर्गर है, ठीक है। आज से 10 साल पहले ये बर्गर 25 रुपए का मिलता था, ठीक है। आज से 10 साल पहले 2014 में ये बर्गर 25 रुपए का मिलता था। आज ये सेम बर्गर 50 रुपए का मिलता है। आज ये सेम बर्गर 50 रुपए का मिलता है। क्या मैं कह सकता हूं कि बर्गर महंगा हो गया? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बर्गर महंगा हो गया। यस, क्या मैं कह सकता हूं? फटाफट से एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। यस, ठीक है, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि बर्गर मेरा यहां पर महंगा हो गया है। इसको सोचने का ना नजरिया थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़े दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज से 10 साल पहले मेरे पास 50 रुपए होते तो दोज 50 रुपीज कुड हैव फेच्ड मी 2 बर्गर्स? आज से 10 साल पहले अगर मेरे पास 50 रुपए होते तो मैं 2 बर्गर्स खरीद सकता था। यस, लेकिन आज अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं एक ही बर्गर खरीद सकता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज से 10 साल पहले 50 रुपए की जो ताकत थी, आज वो 50 रुपयों की ताकत नहीं रही? क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो जो पैसे की ताकत है वो समय के साथ साथ गिरती रहती है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं कि आप क्या प्रेफर करोगे, 1 लाख रुपए अभी इसी समय प्रेफर करोगे या 1 लाख रुपए 10 साल बाद प्रेफर करोगे? आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या जवाब आएगा? आपके दिमाग में इंस्टेंटली जवाब आएगा, नहीं नहीं सर 1 लाख रुपए तो आप हमें अभी दे दो, ठीक है। इंस्टेंटली आपके दिमाग में जवाब आएगा कि सर 1 लाख रुपए आप हमें अभी दे दो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आज जितना सामान आप 1 लाख रुपए से खरीद सकते हो, आज से 10 साल बाद 1 लाख रुपए से आप उतना सामान नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। आपको यह बात एकदम फाइनली क्लियरली पता है कि आज जितना सामान आप 1 लाख रुपए से खरीद पाओगे उतना सामान 10 साल बाद तो नहीं खरीद पाओगे, राइट। और ये पैसे की जो वैल्यू है ये समय के साथ साथ जो बदलती रहती है, इसी फिनोमिनन को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इसी चीज को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है। अब अगर मुझे पता चल गया कि मेरा पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है, मेरे पैसे की वैल्यू पड़े पड़े गिर रही है, तो मैं कुछ तो प्रिवेंटिव एक्शन लूंगा, कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर लूंगा। लोग क्या करते हैं? लोग अपना पैसा बैंक में लगा देते हैं, बैंक में डाल देते हैं। लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में डालते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जहां से आपको रिटर्न मिलता है। आप अपना पैसा बैंक में क्यों डालते हो? 2 रीजंस की वजह से आप बैंक में अपना पैसा डालते हो। एक तो आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है, जो कि होता भी है, और दूसरा बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो देखो आप ये भी कर सकते हो ना, बैंक का आप लॉकर ले लो और अपने कैश को बैंक के लॉकर में डिपॉजिट कर दो। लेकिन until and unless it is black money, nobody does that, ठीक है। अगर किसी के पास काला धन है तब तो वो ऐसा करेगा कि बैंक का लॉकर ले लेगा और बैंक के लॉकर में बहुत सारे पैसे डाल देगा। अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया। एक आदमी के पास अराउंड 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस उसने किसी एक बैंक के लॉकर में रखा हुआ था। पूरा का पूरा उसके पास ब्लैक मनी था, राइट। और वो कुछ टाइम के बाद जब वो बैंक का लॉकर खोला, उसने देखा अंदर पूरा चूरा चूरा था, क्योंकि दीमक पूरा का पूरा पैसा खा गई थी। अब आइडियल सिचुएशन में उसको शोर नहीं मचाना चाहिए था, उसको बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए था कि ये इतना सारा पैसा खा गया और ये बैंक बेकार है और ये वो, उसको बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए था, क्योंकि यार वो ब्लैक मनी था। बट अनफॉर्चुनेटली उसने शोर मचाया, क्योंकि यार देखो एकदम सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर 20 लाख रुपए है और मेरे पास वो व्हाइट में है, तो मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा ना, क्योंकि बैंक से तो मैं जब चाहूं मैं 20 लाख रुपए विथड्रॉ कर सकता हूं। मैं तुरंत एक चेक काटूंगा सेल्फ के नाम से, कैश विथड्रॉल वाला चेक में काटूंगा और मैं बैंक में लेके चला जाऊंगा। बैंक तुरंत मुझे 20 लाख रुपए दे देगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मेरे अकाउंट का पैसा है, बैंक मुझे तुरंत पैसा दे देगा, ठीक है। मेरे अकाउंट का अगर पैसा है तो बैंक तो मुझे तुरंत दे देगा ना। बैंक थोड़ी पूछेगा कि ये 20 लाख रुपए अचानक से क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, कोई भी मतलब हो यार, मेरा पैसा तुम दो मुझे, ठीक है। तो बैंक तो ऐसा तुरंत दे देगा। लेकिन 20 लाख रुपए उसने बैंक के लॉकर में रखे। क्यों उसने बैंक के लॉकर में रखे? क्योंकि वो ब्लैक मनी था। अगर वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवाता तो बैंक अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होता और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको बताना पड़ता कि भाई ये 20 लाख रुपए कहां से आए हैं। वो बता नहीं सकता था क्योंकि वो ब्लैक मनी था। अब ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को क्या शोर मचाना चाहिए था? क्या उस बंदे को कहना चाहिए था कि नहीं नहीं यार ये तो बैंक खराब है और मेरा पैसा खा गया, बताओ बैंक में इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है, इतनी भी सेफ्टी नहीं है कि इंसान अपना पैसा रख सकता है? नहीं, क्योंकि पता है ना भाई तेरा तो ब्लैक मनी है। अगर व्हाइट होता तो तू रखता ना। बैंक के लॉकर में कैश तो तभी रखा जाता है ना अगर वो ब्लैक में होता है तो। अदरवाइज आपको बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करना है तो फिर बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करो ना।
ठीक है। बैंक के डिपॉजिट में लोग 2 या 3 चीजें डिपॉजिट करते हैं। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो उनको लैमिनेट करवा के रख देते हैं, कोई अपनी तिजोरी विजोरी की चाबी हो उसको रखवा देते हैं, कोई ज्वेलरी हो। सबसे ज्यादा जो यूज होता है बैंक के लॉकर्स का वो क्या होता है, जब लोगों के पास ज्वेलरी होती है। शादी के टाइम पे बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है, घर वाले देते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली वाले देते हैं, तो वो सारी की सारी ज्वेलरी घर पे कम सेफ है, बैंक के लॉकर में ज्यादा सेफ है। और बैंक के लॉकर में अगर ज्वेलरी रखी रहेगी तो ज्वेलरी पर थोड़ी दीमक लगेगी, राइट। लेकिन इस बंदे ने भाई साहब हल्ला मचाया कि बैंक तो खराब है, बैंक तो ऐसा है, बैंक तो वैसा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को खबर लग गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने उस पर केस कर दिया कि भाई पहले तो तुम बताओ ये 20 लाख रुपए आया कहां से। क्योंकि एकदम लॉजिकल बात है यार, अगर आपके पास 20 लाख रुपए, अगर आज मेरे पास 20 लाख रुपए कैश में है तो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल डिपॉजिट इट इन द बैंक अकाउंट। पहले मैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा, फिर देखूंगा इसको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बताया कि जो पैसे की वैल्यू है वो समय के साथ साथ कम होती रहती है, राइट। और समय के साथ साथ बेसिकली बदलती रहती है, और इसी बदलती हुई वैल्यू को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया कि पैसे की वैल्यू को गिरने से बचने के लिए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक वगैरह में डालते हैं जहां से उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर मनी विद द change in time, people usually invest their money and this earns them interest. तो ये जो पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट से इनको क्या अर्न होता है, ये लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है। तो आई होप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। यस, तो बेसिकली पैसे की वैल्यू समय के साथ साथ बदलती रहती है और इस बेसिकली गिरती ही रहती है, और इस गिराव को रोकने के लिए लोग अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, या फिर कहीं और अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, वहां से उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब देखो आगे देखना, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये 2 तरह का होता है। ये जो इंटरेस्ट है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और अगर आपने वो आई थिंक बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ट्रेलर देखा होगा, तो वहां पर उस ट्रेलर में वरुण धवन भी आके कहते हैं, एक जेट स्की पे आता है बड़े स्टाइल से, और वहां पर आलिया भट्ट को मंदिर के सामने, मंदिर से उतर रही होती है आलिया भट्ट, और उसको रोक के कहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। और फिर वो कहती है और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कहता है वो थोड़ा कठिन है, 1-2 हफ्ते में सीख के बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोगों को वही करना है, और बेसिकली हम लोग बचपन से सिंपल इंटरेस्ट करते आ रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग यही करते आ रहे हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो मैं एक बार फटाफट से यहां पर लिखता हूं, जो बचपन से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का मतलब देखते हुए आ रहे हैं, या फॉर्मूला देखते हुए आ रहे हैं, मतलब के बारे में तो आई डोंट थिंक कभी किसी ने बात भी की होगी, लेकिन हाँ, फॉर्मूला जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो यही है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और यहां पर ये है कि जो P है वो क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, मतलब आपने इनिशियली जितना पैसा डाला बैंक में, आपने जितना पैसा सेव करने के लिए रखा, वो हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद R क्या होता है, R होता है रेट। अब रेट क्या, किस रेट से बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इट विल बी 3%, 4%, 5% और व्हाटएवर। तो अगर सपोज 5% है तो यहां पर R की जगह पर हम लोग लिखते हैं 5, और फिर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइम के लिए आपने इस पैसे को जमा किया हुआ है। तो जितने टाइम के लिए आपने इस पैसे को जमा किया हुआ होता है वो हम लोग यहां पर टी में लिखते हैं। जैसे अगर आपने सपोज लेट्स से 2 इयर्स के लिए आपने पैसा जमा किया, अगर 2 साल के लिए आपने पैसा जमा किया, तो प्रिंसिपल सपोज आपने 1000 रुपए जमा किए, तो ये आ जाएगा 1000 रुपए इंटू व्हाट इज द रेट, रेट आपने मैंने बोला 5%, तो यहां पर आ जाएगा 5, और फिर टाइम मैंने बोला 2 इयर्स, तो ये आ जाएगा 2, और होल डिवाइडेड बाय 100 हम लोग करते हैं, तब हम लोगों का आंसर आ जाता है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर देवता को बुला लेता हूं, तो कैलकुलेटर देवता को मैंने बुला लिया है, तो इट्स लाइक व्हाट 1000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया ये आ गया 100। तो 100 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज हम लोग यहां पर सीए फाइनल में भी सीए फाउंडेशन में भी करेंगे। लेकिन आप एक बार इमेजिन करो कैसा अजीब लगेगा यार, आप सीए फाउंडेशन में आकर ये P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हो, और आपका कोई 4th 5th 6th 7th या 8th क्लास का जो छोटा भाई या छोटी बहन है, उसने अगर कभी झांक कर आपकी कॉपी को देख लिया और उसको दिखाई दिया कि अरे यार भैया तो ये कर रहे हैं PRT अपॉन 100, ये तो हम लोग क्लास 8th में कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते नहीं जाएगा घर पे, मम्मी और पापा को सबको नहीं बताएगा कि ये कौन सी पढ़ाई होती है, ये इतने बड़े होकर भी ये कर रहे हैं तो मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपनी इज्जत की तो पूरी वाट लग जाएगी भाई,
ठीक है, ऐसा तो होना ही नहीं है ना भाई। तो फिर अब यहां पर क्या किया, यहां पर हम करेंगे सेम चीज, लेकिन यहां पर थोड़ी सी भौकाली दिखाएंगे, यहां पर थोड़ा सा हम लोग पैशन दिखाएंगे, यहां पर थोड़ा सा कूल बन के हम लोग यहां पर चीजों को करेंगे। और उस कूलनेस के लिए व्हाट विल डू इज, ये जो r अपॉन 100 है ना, r अपॉन 100, इसकी जगह पर हम करेंगे स्मॉल i। स्मॉल i का मतलब यही है r अपॉन 100, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे स्मॉल i से, और ये जो कैपिटल T है इसको हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब अब हो क्या गया, जब भी क्वेश्चन में सपोज ये लिखकर आएगा कि रेट इज लेट्स से 5%, रेट क्या है 5%, तो स्मॉल i की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल i की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन 100 यानी 5 अपॉन 100, और ये आएगा 0.05। मतलब क्या हो गया कि अब हम लोगों को कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लेना है तो हम लोग हमेशा उसको डेसिमल में लेंगे। डेसिमल में लेने का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में आपको वो रेट परसेंटेज में दिया हुआ होगा, आपको उसे 100 से डिवाइड करके उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इवेंचुअली आप लोग करने लग जाओगे, लेकिन जब तक आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तब तक बिंदास आप कैलकुलेटर पे करोगे 5 अपॉन 100, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, 0.05। ठीक है, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर पर फर्क क्या पड़ता है, आंसर तो सेम आएगा। बिल्कुल आंसर सेम आएगा, लेकिन इससे होगा क्या, आगे चलकर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 18-19 लेक्चर्स लगेंगे इस पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को या मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस को कंप्लीट होने में, राइट। तो मुझे उस पूरे चैप्टर का चप्पा चप्पा पता है, एक एक क्वेश्चन मुझे पता है कि अब आगे चलकर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, राइट। तो वहां पर अगर आपने अभी से ये स्मॉल आई लिखने की आदत नहीं डाली ना, तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग अभी से स्मॉल आई के टर्म्स में बात करने की आदत डालोगे। मैं भी हमेशा स्मॉल आई के टर्म्स में ही बात करूंगा। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा हिंड्रेंस आए, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया कि इनिशियली क्योंकि नए तरीकों से आप यहां पर चीजों को सीखने जा रहे हो, तो इनिशियली हो सकता है थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आए, लेकिन उसको आप लोग इग्नोर कर देना, ये सोचते हुए कि इट्स अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, राइट। तो इनिशियली अगर आज कल में थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलकर आप देखोगे कितनी तेज और कितनी आसानी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आपको उसको हमेशा फॉर्मूले में डेसिमल में लेना है, और डेसिमल में करने के लिए सिंपली क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड इट बाय 100, सिंपल। ठीक, उसके बाद ये जो आपका टी है ना, स्मॉल टी, ये हमेशा ईयर्स में आएगा। ये हमेशा किस में आएगा, ये हमेशा ईयर्स में आएगा। भाई तू यहां पर कैसे आ गया, तू तो अभी उधर था, तू तो अभी इधर था, अभी तो यहां पर था, ये पता नहीं इधर कैसे आ गया। एनीवे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका जो टी है, वो जो टाइम है उसको हम लोग स्मॉल टी में लिखेंगे, एंड स्मॉल टी इज बेसिकली गोइंग टू बी योर टाइम, लेकिन ये टाइम जो है वो ईयर्स में होगा। ये जो टाइम है ये ईयर्स में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने सपोज आपसे कहा कि मैंने तो 10 महीने के लिए चीज को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मैंने लेट्स से 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मैंने इनको 10 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। नाउ 10 मंथ्स विल नॉट बी द टाइम इन टी, मैं 10 मंथ्स नहीं करूंगा, मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताना फटाफट से, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से बताना, अगर मुझे ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक साल में कितने मंथ्स है, 1 ईयर में कितने मंथ्स है, आप सब लोग बहुत आराम से बोल दोगे 12 मंथ्स है। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल बी लाइक सर 12 मंथ्स मतलब क्या है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 2 इयर्स में कितने मंथ्स है। अगर मैंने पूछा कि 2 इयर्स में कितने मंथ्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है ना सर, 2 into 12 मंथ्स, 2 into 12 मंथ्स यानी 24 मंथ्स। ठीक है, 2 into 12 यानी 24 मंथ्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 24 मंथ्स का मतलब कितने इयर्स, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली करोगे 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी डिवाइडेड बाई 12 यानी 2 इयर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 24 मंथ्स मतलब कितने इयर्स, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपली 12 से डिवाइड कर दोगे। मतलब क्या हुआ, जब आपको इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना था तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू, ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। बस मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ऐसा हो रहा है, आपके माइंड में ऐसा हो रहा है, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो। आप क्या करते हो, आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो। सिमिलरली अगर आपको मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे। डन, सिंपल। 24 महीने मतलब कितने साल, 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 आता है तो 2 इयर्स।
राइट। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 10 मंथ्स मतलब कितने इयर्स, तो आप सिंपली क्या करोगे, 10/12 इयर्स। सिंपल। आप क्या करोगे, सिंपल में आप सिंपली आप यहां पे लिखोगे 10/12 इयर्स। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई है। बोलो यस यस यस। ठीक है, ये वाली चीज आप सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लोगों का फॉर्मूला आएगा वो आएगा P इंटू स्मॉल I इंटू T, वेयर P इज द प्रिंसिपल। P क्या है, P है प्रिंसिपल, ठीक है। I क्या है, I है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है इन डेसिमल, परसेंटेज में नहीं, ये डेसिमल में है। एंड व्हाट इज टी, टी इज टाइम, लेकिन टाइम भी कहां पर होगा, टाइम इयर्स में होगा। टाइम किस में होगा, टाइम आपका हमेशा इयर्स में होगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान हम लोगों को रखना है आगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक। तो चलो मैं इसको डिलीट करता हूं, और ये आप लोग यहां पर देखो I इज इक्वल टू PIT। ये सिंपल इंटरेस्ट को आप कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसको SI से भी डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। उसके बाद P इज प्रिंसिपल, I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, T इज टाइम इन इयर्स, एंड दिस इज फाइनली अमाउंट। अमाउंट क्या होता है फाइनल में, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और 100 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट मिला था, तो 2 साल में मुझे 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो फाइनल अमाउंट मेरा कितना हुआ, फाइनल अमाउंट मेरा हुआ 1100। दैट इज बेसिकली व्हाट A इज, ठीक है। दैट इज बेसिकली व्हाट A इज। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट इज बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। गेटिंग इट एवरीवन? यस। तो बस इतनी सी बात थी, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और कोई चीज है नहीं हमारे पास। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 रुपीज फॉर 3 years एट 12% इज। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको नोट्स कैसे बनाने। ICAI का स्टडी मटेरियल, हम लोग यहां पर यूट्यूब पे पूरा का पूरा ICAI का स्टडी मटेरियल करने जा रहे हैं, ठीक है। पर ICAI के स्टडी मटेरियल में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए ना, हम उस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि ICAI का जो सीक्वेंस है वो काफी हैपहैजर्ड टाइप का है। तो मैंने क्या किया है, अभी जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रहा हूं, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने में भी कई सारी चीजें आएंगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको एक साथ कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। कोई भी टीचर आपको वैसे ही पढ़ाएगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आपको एक साथ कराया जाएगा, राइट। तो अब ऐसे में क्या होगा, हम लोग, आप लोगों को ऐसा इनिशियली लगेगा कि अरे यार क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया, 2, 3, 4 कहां गए। वो 2, 3, 4 हो सकता है किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा। रेस्ट बी अश्योर्ड कि पूरा का पूरा ICAI का स्टडी मटेरियल हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। उसका तो डाउट ही मत देना, उसका मतलब आने भी मत देना दिमाग में कि यार वो कवर नहीं होगा तो कैसे होगा वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा ICAI का स्टडी मटेरियल यहां पर कवर होगा, ठीक है। तो अभी आपको नोट्स कैसे बनाने होंगे इसके लिए कॉपी में, वो देखो। ये सपोज ICAI का स्टडी मटेरियल है आपका, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका ICAI का स्टडी मटेरियल है, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ICAI के स्टडी मटेरियल में एक तो आप अपनी कॉपी में ना हमेशा यहां पर पेज नंबर्स देना, यहां पर आपकी ICAI यहां पर हमेशा आपके पेज नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हमेशा पेज नंबर्स देना। सपोज आपने यहां पर पेज नंबर दिया 1, राइट। अब यहां पर हुआ एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, आप यहां पर लिख दोगे साइड में पेज 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, आपकी कॉपी के पेज नंबर 1 पर मिलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, आपकी कॉपी के पेज नंबर 1 पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम लोगों ने पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया, आप रिवाइज करने बैठे, अब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे चलो ICAI का स्टडी मटेरियल उठाते हैं, उसको रैंडम बेसिस पर रिवाइज करना शुरू करेंगे, राइट। क्योंकि मैं हो सकता है आपको 1, 2, 3, 4 इस सीक्वेंस में ना कराऊं, हो सकता है मैं पहले 1 कराऊं, फिर 5 कराऊं, फिर 4 कराऊं, फिर 7 कराऊं, फिर इस तरह से मैं कुछ कुछ आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनली टॉपिक खत्म करने के बाद रिवाइज करने के लिए बैठोगे, तो आपका मन क्या करेगा कि मैं रैंडम बेसिस पर रिवाइज करता हूं, तभी तो और अच्छे से समझ में आएगा ना कि हाँ हमारा हुआ है, हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ है। तो अब यहां पर आपका क्या होगा कि आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मान लो आपका आंसर आपको समझ में नहीं आया, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर आपको कॉपी में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कहां लिखा था। आप सिंपली क्या करोगे, आपने यहां पर देखा पेज नंबर 1 पर इसका सॉल्यूशन है, और अपनी कॉपी के पेज नंबर 1 पर आप यहां पर लिखोगे बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन का नंबर,
ठीक है, सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, बुक का पेज नंबर जो भी आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की बुक का पेज नंबर है वो हो जाएगा, और यहां पर जो क्वेश्चन का नंबर है वो, तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपने किया यहां पर एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, बात खत्म। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 रुपीज फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। ठीक है, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है ऑन 3,500 रुपीज, मतलब प्रिंसिपल आ जाएगा 3,500 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 3,500, टाइम कितना है, टाइम 3 years का है, तो टी आ गया 3 years, टी आ गया 3 years एंड 12%। ठीक है, 12%, तो आई क्या होगा, 12% है, आपको डिवाइडेड बाय 100 करके लिखना है, तो आपके लिए आ जाएगा 0.12। और अगर मान लो ये 0.12 एकदम से नहीं क्लिक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर उठाओ उसमें करके देखो। अब सिंपल इंटरेस्ट आएगा PIT, ये आ गया आपका 3,500 इंटू what is I is 0.12 into 3 and this is done। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। भाई ये ऊपर ना जाया करो यार, ऊपर चले जाते हो तो डर सा लगता है। हाँ, तो अभी क्या हो गया 3,500 इंटू 0.12 इंटू 3, और ये आ गया आपका 1,260 एंड 1,260 जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन 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 निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। यस, इट्स दैट सिंपल। यस, इट कम्स इन द एग्जाम्स लाइक दिस ओनली। ये तो एदा ही आना। ठीक है, तो ये इसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अभी देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 15। अब ये R इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, मतलब ये 15% ही है। ठीक है, एंड टाइम इज 4.5, तो टाइम इज बेसिकली 4.5। यूजिंग I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, I विल बी व्हाट। तो हम अपने तरीके से करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT। व्हाट इज P? P इज 5,000 into what is small I? Small I क्या है, 15 by 100, तो this will be 0.15। and what is time? Time is 4.5। 4.5 को हम लोग t में कैसे लिखेंगे, it will be 4.5। ठीक है, और उसके बाद कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटर देवता से मदद मांगनी है। ये रहे कैलकुलेटर देवता भाई, हाँ ये रहे कैलकुलेटर देवता। तो 5,000 इंटू 0.15 इंटू 4.5 कितना आया, ये आ गया 3375, ये आया 3375। ठीक है, ये आ गया 3375। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। इफ प्रिंसिपल इज 4,500, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्किप हो गया। अभी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 किया, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 किया, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 किया, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। कोई रीजन है इसके पीछे का, ये मत सोचना कि अरे सर आपने तो क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दिया। ठीक है, ये नहीं सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, मे बी इट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, इट विल बी रेलेवेंट टू सम लेटर टॉपिक एंड विल डू दैट। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो इफ P इज इक्वल टू 4,500, अमाउंट इज इक्वल टू 7,200, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज 7,200 एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 4,500। प्रिंसिपल इज 4,500, तो 7,200 माइनस 4,500, 7,200 माइनस 4,500, दिस इज 2,700। तो 2,700 is your answer। ऑप्शन 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 डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो एक्सरसाइज छोड़कर हम लोग कहां आ गए, पेज 4.4 के एग्जांपल नंबर 1 पर आ गए। तो अगेन मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, सारे इलस्ट्रेशन सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अपने सीक्वेंस में मैं करूंगा। और इसीलिए मैंने आपको नोट्स लिखने का तरीका बताया कि नोट्स में जिस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उस सीक्वेंस में आप वहां पर बस मेंशन करते रहो कि ये वाला क्वेश्चन कहां से। और अपने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में अपने हर क्वेश्चन के सामने
अपने रजिस्टर का पेज नंबर मेंशन करते रहो कि आपने ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेज पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप बाद में रिवाइज करोगे आपको आसानी होगी ढूंढने में। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन 2000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। 2000 रुपए पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, तो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन 2000 रुपीज, 2000 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, कितना इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा ऑन 2000 रुपीज, मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया है हम लोगों का 2000 रुपीज, प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दिस इज द रेट, आई क्या हो जाएगा 0.06। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि 6% का 0.06 कैसे आया, सिंपली कैलकुलेटर उठाओ और 6 डिवाइडेड बाय 100 करो, 0.06 आ जाएगा, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर 2 years, तो टाइम कितना है, टाइम है हम लोगों के पास 2 years, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा P इंटू आई इंटू टी, तो दिस विल बी 2000 इंटू 0.06 इंटू 2। ठीक है, 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, तो 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो दिस विल बी 240 ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। अब यहां पर कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आपने तो यहां पर ऑप्शंस दिया लेकिन हमारे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में एग्जांपल्स में तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऑप्शंस होंगे, तो जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स हैं वहां पर मैंने अपने आप से ऑप्शंस को ऐड किया है। ठीक है, तो उसका लोड मत लेना कि यहां पर तो ऑप्शंस नहीं है, बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस आ गए तो हम लोग कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। यही तो सीए फाउंडेशन की खासियत है, क्योंकि आगे चलकर मैं और आपको बहुत अलग अलग तरीके बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, विच विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ट्रेडिशनल तरीकाज दैट यू हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, तो यही हम लोगों को यहां पर करना है और यही मैं आपको इवेंचुअली भी बताऊंगा। तो जितने भी एग्जांपल्स मैं यहां पर करवाऊंगा जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में है, वहां पर मैंने ऑप्शंस को खुद से ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो लोड बिल्कुल मत लेना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। Sania deposited 50,000 rupees in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earn? उसको कितना इंटरेस्ट अर्न होगा? तो उसने कितना डिपॉजिट किया, 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल विल बी 50,000 रुपीज, प्रिंसिपल विल बी 50,000 रुपीज। 2 साल के लिए डिपॉजिट किया तो टाइम विल बी 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%, इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%। अब मुझे नहीं पता 5.5% को मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूं, मैं लोड ही नहीं लूंगा, मैं सीधा कैलकुलेटर देवता को बुलाऊंगा और मैं कहूंगा देवता बताएं 5.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है। इन्होंने बताया 0.055, मैंने कहा थैंक यू देवता जी, अब आप जा सकते हैं 0.055, ये मैंने यहां पर कर दिया। बस अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करना है, P इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी 50,000 इंटू 0.055 इंटू 2। ठीक है, तो दिस इज 50,000 into 0.055 into 2 and the answer is 5,500 rupees, and the answer is 5,500 rupees, 5,500। option B is your answer। I'm sure सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। ठीक है, अभी यहां पर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में सबको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो वाकई बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल इनटू टाइम इन इयर्स, तो बहुत आराम से ये हो सकता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Sania deposited 50,000 rupees in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. What will be the final value of the investment? अब ये क्या पूछा है इसने पूछा what will be the final value of the investment। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम डेटा के साथ पूछा था हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, तो जब इंटरेस्ट पूछा था तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब इसने सेम क्वेश्चन सेम फिगर्स देकर पूछा है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जब फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट पूछा है तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइनल अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज 50,000, उसके बाद टाइम इज 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.055। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों को मालूम है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं पीआईटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब मैं इसमें से पी को कॉमन निकाल के 1 प्लस आई टी ऐसे कर सकता हूं क्या? मैं इसको 1 प्लस आई टी इस तरह से कर सकता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने लिख दिया पीआईटी, और अब यहां पर ये पी प्लस पीआईटी आ गया। इसमें से मैंने पी को कॉमन ले लिया, पी को कॉमन लेने के बाद क्या बचा? ब्रैकेट में बचा 1 प्लस आई टी। बिल्कुल कर सकता हूं। तो अमाउंट आ गया मेरा पी इंटू 1 प्लस आई टी, ये आ गया। अब यहां मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये आया 50,000 इंटू 1 प्लस आई टी, दिस इंटू दिस, तो 0.055 इंटू 2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। क्या मैंने कोई नया फॉर्मूला बताया ये आप लोगों को? क्या मैंने कोई भी ये नया फॉर्मूला बताया? बिल्कुल भी नहीं। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जितना आपने इनिशियली पैसा लगाया था प्लस आपको जितना पैसा मिला, जितना पैसा उसने, जितना इंटरेस्ट उसने अर्न करके दिया, उतना ही तो होता है अमाउंट। उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है अमाउंट। तो अब यहां पर अगर आपको अमाउंट मिला हुआ है तो आपको करना क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। या तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल लो और फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, तब भी आपके पास अमाउंट आ जाएगा। या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप ये वाला फॉर्मूला निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में यहां पर वैल्यूज को पुट कर लो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या होता है यहां पर, देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे 0.055 इंटू 2, ठीक है? पहले आप इसको सॉल्व करोगे 0.055 इंटू 2, ये तो देखिए नहीं रहा होगा, 0.055 इंटू 2, ये आ गया आपके पास। तो ये जो छोटा ब्रैकेट है ना, ये आ गया आपके पास आपके कैलकुलेटर पर। इसमें करोगे +1, तो इसमें हमने किया +1। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर आ गया आपके पास। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे 50,000 रुपीज से, तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 रुपीज से, तो ये 55,500 रुपीज, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर 55,500 रुपीज। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ये वाली चीज, ठीक, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे 0.055 इंटू 2। अगर आपने ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, 50,000 इंटू 1 प्लस 0.055 इंटू 2, तो पता नहीं क्या ही आ जाएगा। इसको तो मालूम नहीं कि ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है और इसको मालूम नहीं, कैलकुलेटर को तो मालूम नहीं है बॉड मास लगाना है, लेकिन आपको तो मालूम है ना बॉड मास लगाना है। तो कैलकुलेटर आपकी मदद एक लेवल तक ही कर सकता है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो आप ही के क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एक रूल होता है ना बॉड मास, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूं। ये जो रूल है बॉड मास, ये क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि आपके पास अगर कभी भी कोई अजीबोगरीब चीज दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक तो बड़ा ब्रैकेट है यहां से खत्म शुरू हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, और एक छोटा ब्रैकेट है ये वाला, तो आपको पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये जो ब्रैकेट है, आपने सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है? आपने सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया 0.055 इंटू 2, ये आ गया, ठीक है? अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये छोटू तो आ गया, इसमें आपको +1 कर देना है, इसमें आपको +1 कर देना है। अब पूरा बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, और अब अगर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो बचा क्या? 50,000 रुपीज इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें आपने 50,000 को मल्टीप्लाई किया और 55,500 रुपीज आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, ठीक है? 55,500 रुपीज आपका आंसर आ गया। मैं एक बार ये जो कैलकुलेटर वाली चीज बताई, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आपने इस तरह से लिखा, देखो आप ऐसा कर सकते थे कि आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और फिर आपने प्रिंसिपल में जोड़ दिया उसको, आपका अमाउंट वही आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है? कई सारे लोगों को तो वो लग भी रहा होगा कि सर उस तरीके से तो ज्यादा आसान है। अभी लग रहा है आसान, बाद में मुश्किल लगेगी। इवेंचुअली आपको ये तरीका आसान लगने लग जाएगा वंस यू गेट द हैंग ऑफ द कैलकुलेटर ट्रिक, ठीक है? वंस यू गेट द हैंग ऑफ यूजिंग द कैलकुलेटर, आपको ये आसान लगने लग जाएगा, ठीक है? फिर आपको लगेगा यार इससे तो टाइम बहुत ज्यादा सेव हो रहा है, लेकिन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीख कर अप्लाई करोगे कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो क्या हुआ? 0.055 इंटू 2 +1 इंटू 50,000, कितना आ गया? 55,500, एंड ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है? ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%. हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट? फाइनल वैल्यू पूछिए, मतलब यहां पर भी अमाउंट पूछा जा रहा है,
यहां पर भी अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आप देखो यहां पर क्या हुआ, इसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 1 लाख रुपए, प्रिंसिपल आ गया कितना 1 लाख रुपए। उसके बाद 2 इयर्स बोला है यहां पर, तो 2 इयर्स मतलब क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 2, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, तो 6% मतलब स्मॉल आई इज इक्वल टू 0.06, स्मॉल आई इज इक्वल टू 0.06। आपसे पूछिए फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट आएगा P इंटू 1 प्लस IT, तो ये आ जाएगा P यानी 1 लाख रुपीस इंटू 1 प्लस 0.06 इंटू 2, ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना है, 0.06 इंटू 2, 0.06 इंटू 2, ये कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 1 जोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा +1, ये भी जुड़ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 लाख, 1,12,000 आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। 1,12,000 आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, ऑप्शन डी इज योर आंसर। I hope this is clear to each and every one of you. Moving on. That's it for today. ठीक है, ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। अब हमने आज कितने क्वेश्चंस किए आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चंस किए, देख रहे हो आप लोग, हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चंस किए। क्या आपको नहीं लगता कि सातों के सातों क्वेश्चंस एक जैसे से थे? शुरुआत के 5 क्वेश्चंस में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और बाद के 2 क्वेश्चंस में आपको फाइनल अमाउंट निकालना था। कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। इन 7 क्वेश्चंस में से अगर आप कोई 2 क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर लेते हो, तो क्या आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा? ऑनेस्टली बताना मुझे। आज हो सकता है हम लोगों को करने में कितना टाइम लग गया, 41 मिनट्स का सेशन हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो हम लोगों को अभी 41 मिनट्स लग गए इन 7 क्वेश्चंस को करने में। चलो मैं मान लेता हूं कि शुरू के 10 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दिए, और उसके बाद आधा घंटा हम लोगों को लग गया ये 7 क्वेश्चंस करने के लिए। क्या आपको लगता है कि अब अगर कल आप ये 7 क्वेश्चंस रिवाइज करोगे तो आपको फिर से आधा घंटा लग जाएगा? तो वेरी ऑनेस्टली बताना चैट सेक्शन में, कंप्लीटली ऑनेस्ट होके बताना चैट सेक्शन में। मैं देख रहा हूं चैट कि क्या आपको जेन्युइनली आधा घंटा लगेगा टू सॉल्व दीज 7 क्वेश्चंस? नहीं ना। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि विद एवरी सब्सिक्वेंट रिविजन द टाइम टेकन टू रिवाइज रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। कल को जब आप ये सातों के सातों क्वेश्चंस रिवाइज करोगे तो आपको आधा घंटा नहीं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। परसों को जब आप इन 7 के 7 क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो हार्डली 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि सब सेम टाइप के हैं, ठीक है। Which brings me to the revisionary technique जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कल, जो मैंने आपको बताया था कि रिविजन प्लानर किस तरह से बनाना है। तो रिविजन प्लानर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने आपसे कहा था रिविजन कैसे कैसे होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रिविजन कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपकी पढ़ाई कैसे कब क्या हो रही है, ठीक है। तो अब रिविजन करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 15th ऑफ अक्टूबर, नहीं टुडे इज 14th ऑफ अक्टूबर। आज तो 14th है ना, आज का देखा ना भाई, नहीं सॉरी आज 15th है, यस क्या है आज 15th है, हाँ 15 अक्टूबर, हाँ यहां पर भी 15 अक्टूबर दिखाई तो दे रहा है। आज की डेट है 15 अक्टूबर, ठीक है। अब 15 अक्टूबर को आपने ये 7 क्वेश्चंस किए। अब इसका पहला रिवीजन कब होगा? आप अभी इसको कर लोगे क्लास के बाद, वो तो गिवन है, वो तो आपको कर। लेकिन अब मैं पहला रिवीजन कब मानूंगा? विद इन 24 आवर्स। तो पहला रिवीजन होना चाहिए इसका विद इन 24 आवर्स। देखो क्लास के तुरंत बाद आप इसको रिवाइज करोगे, वो तो गिवन है ही, वो तो आपको करना ही है, मतलब आज तो आपको इसको रिवाइज करना ही है, लेकिन कल जो आप रिवाइज करोगे उसको मैं पहला रिवीजन मान रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्रिएट पर आना है, आपको इवेंट पर आना है, ठीक है। जब आप इवेंट पर आओगे, इवेंट करना है या टास्क करना है, टास्क पे आ जाओ, ठीक है। आप क्रिएट पर आओगे, टास्क पे आओगे, और यहां पर आपको टाइप करना है सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1, ठीक है। आपका यहां पर आ गया सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर नंबर 1। अपनी कॉपी के पेज के ऊपर जो आज की जो क्लास शुरू हुई है ना, सबसे ऊपर वहां पर लिख दो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस लेक्चर 1, फिर उसके नीचे लिख दो सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1। अभी मैं लिखवा देता हूं, आपने यहां पर लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1। अब सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1 पहला आपको कब रिवाइज करना है? कल आपको रिवाइज करना है। यहां पर टाइम पर आओ, और टाइम में आप सेलेक्ट कर लो सुबह 6 बजे। लेकिन सर सुबह 6 बजे तो हम उठते भी नहीं है। कोई बात नहीं,
ठीक है, आप यहां पर टाइम कर दो सुबह 6 बजे का, आप इसको कर लो सेव। अब क्या होगा, कल जब आप सुबह उठोगे, पता नहीं आपको दिखाई भी दे रहा है या कायदे से नहीं, अब आपको शायद दिखाई देगा थोड़ा और कायदे से। मन दिखाओ भाई, ठीक है, अब आपको थोड़ा और कायदे से ये दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अब कल सुबह 6 बजे आपके फोन पे गूगल कैलेंडर की तरफ से रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करना है, और आपकी कॉपी में सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को देखोगे, आप उनको रिवाइज करोगे, ठीक है। कल सुबह अगर आप 6 बजे नहीं उठे कोई बात नहीं, जब भी उठोगे फोन पे तो नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, ठीक है, जब भी आप उठोगे तो फोन पे तो आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा ना, आप उसको देखकर उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवीजन कब होना है, नेक्स्ट रिवीजन होना है 3 दिन बाद, 16, 17, 18 छोड़ दो, 19 तारीख को रिवीजन होना है। आप फिर से यहां पर करोगे, क्रिएट पर आओगे, टास्क पे आओगे, और यहां पर मैं लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1। मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर 1, और मैंने क्या कर दिया, 16, 17, 18 छोड़ दिया, और 19 तारीख को मैं आया, ये मैंने किया 19 तारीख, और मैंने इसका सुबह 6 बजे का टाइमर सेट कर दिया, सुबह मैंने 6 बजे का यहां पर टाइमर सेट कर दिया। और ये जो डजंट रिपीट है ना, इसको मैंने कर दिया वीकली, इसको मैंने कर दिया वीकली, और मैंने कर दिया सेव। अब आप देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए विद इन 3 डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन, और फिर मैंने आपसे कहा था कि हर 7वें दिन पर उस चीज का रिवीजन होना चाहिए। आप जितनी ज्यादा बार चीजों को रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी रिटेंशन रहेगी, और उतना ज्यादा आप नए क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको अभी तुरंत बिलीव भी नहीं होगी कि सर सेम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो फिर उसके बेसिस पर नए क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे, एक पॉइंट के बाद तो हमें सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर्स याद नहीं करने, व्हेन आई एम सेइंग कि आपको रिवाइज करने हैं, आपको उस क्वेश्चन के पूरे प्रोसेस को अपने दिमाग में दोहराना है। ये नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस को अपने दिमाग में दोहराना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस को अपने दिमाग में दोहराना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपने फटाफट से उसका सोचा, अच्छा इसमें स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, कैलकुलेटर पे फटाफट से किया, और आपका आंसर सामने, आपका आंसर सामने, ठीक है। जितनी बार आप ये करोगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेटर होगी। ये आपको हो सकता है तीसरे या चौथे रिवीजन के बाद रियलाइज हो, और ये रिवीजन क्यूम्युलेटिव रिवीजन इससे इतना ज्यादा होता रहेगा ना, एक पॉइंट के बाद पूरा का पूरा सिलेबस आप हफ्ते भर के अंदर अंदर रिवाइज करने लग जाओगे। कई सारे लोग इसको डिलिजेंटली फॉलो करते हैं, और कई सारे लोग सोचते हैं तो बकवास है, वो हम फॉलो नहीं करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि ये बकवास है वो फॉलो नहीं करेंगे, वो सर 90 डे स्ट्रैटेजी ला दो, सर 60 डे स्ट्रैटेजी ला दो, सर 30 डे स्ट्रैटेजी ला दो, वो ये सारी चीजें बोलते हैं। जो लोग इसको पहले दिन से फॉलो करके रखते हैं उनको इसके बाद किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है भाई इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा, इवेंचुअली जो इसका रिजल्ट आएगा वो फिर मुझे सीधा रिजल्ट वाले दिन बताते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन, ठीक है। कभी कोई व्हाट्सएप करके बताता है, कभी कोई इंस्टाग्राम करके बताता है, कभी कोई कॉल करके बताता है कि सर वो आपने जो रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई थी पहले दिन, मैं तो पहले दिन से उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब आज 15 अक्टूबर है, हो सकता है आपने ये वाला लेक्चर देखा हो मे बी 1 दिसंबर को, हो सकता है आपने देखा हो मे बी ये वाला लेक्चर 1 फरवरी को, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब जब देखो ये वाला लेक्चर तब से रिवीजन शेड्यूल बनाने शुरू करो। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट ना कि आपका अब बैकलॉग हो गया तो मैं बैकलॉग को कैसे कवर करूं, ऐसे ही कवर होगा बैकलॉग। आप जो भी आज देखो, हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का आप अभी ये वाला लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 भी देख लो, जो बाद में देख रहा है, 15 अक्टूबर को नहीं देख रहा है, जो बाद में देख रहा है, हो सकता है वो ये करेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन 2 लेक्चर्स के हिसाब से अपना रिवीजन प्लानर बना लो, लेकिन रिवीजन प्लानर बनाना इज मस्ट। ये मैं अपनी हर स्ट्रैटेजी सेशन में बताता हूं कि भाई बैकलॉग को लाइव क्लासेस जितनी इज्जत देनी पड़ेगी। ये जो आज आपका बैकलॉग है ये कभी किसी का लाइव था, तो अगर ये लाइव था और आपका बैकलॉग है तो आप इसको अगर कम इज्जत दोगे, बैकलॉग मानोगे, तो वो तो गलत बात है दोस्त, वो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो अगर आज आप ये वाला सेशन देख रहे हो और आज की तारीख में भी जनवरी 2025 या फरवरी 2025 या मार्च 2025 ही क्यों ना हो, आपको ये रिवीजन शेड्यूल फॉलो करना है। और मुझे प्रॉमिस करो कि जैसे ही जिस दिन भी आप ये वाला सेशन देख रहे हो उस दिन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे आई विल डिलिजेंटली फॉलो द रिवीजन प्लानर। मैं इसको रेगुलरली चेक करता रहूंगा, मैं सच बता रहा हूं आपको, इस वाली वीडियो का कमेंट सेक्शन में रेगुलरली चेक करता रहूंगा। जितने भी लोग आज 15 अक्टूबर को देख रहे हैं
आप अगर इसको रेगुलरली फॉलो करने वाले हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, आई विल डिलिजेंटली फॉलो द रिविजन प्लानर रेगुलरली। ये मुझे कमेंट चाहिए, आई विल डिलिजेंटली फॉलो द रिविजन प्लानर रेगुलरली फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई आपका एग्जाम क्रैक हुआ तो बताना मुझे, यह आपको करना है। अब दूसरा सवाल कि सर क्या हर रिवीजन में हमें सातों के सातों क्वेश्चंस रिवाइज करने? नहीं, आप आज सातों क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, आप कल सातों क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। कल आपको समझ में आ जाएगा कि यार कौन से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप बार बार अटक रहे हो। उन 2 या 3 क्वेश्चंस को आप मार्क कर लो, एक अलग से शीट बनाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपके लिए होंगे। यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, कहते हैं सर आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना दो। वो नहीं हो सकता। हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन बहुत आसान लगे, हो सकता है आपको वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे, हो सकता है मुझे लगे कि यार इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फंसते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है लगे कि नहीं नहीं यार ये तो कितना आसान है। आप बाद में बोलोगे कि सर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेकार लिस्ट है, ये तो सारे के सारे बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस इंसान के लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वेरी करता है। मेरे लिए मेरी मां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, आपके लिए आपकी मां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो हर इंसान के लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो वेरी करता है। और ये जब आप करोगे ना तो दिस वे यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 1 डे बिफोर द मैथ्स एग्जाम। क्योंकि बाद में कई बार ये वाला कंफ्यूजन भी आएगा कि यार मैथ्स का एग्जाम कल है, अब 1.5 दिन पहले या 1 दिन पहले लॉ के एग्जाम के बाद सर 1.5 दिन बचा है, अब 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करें? ऐसे पढ़ाई करो। आपने पिछले 6 महीने क्या किया, पिछले 3 महीने 2 महीने 3 महीने आपने क्या किया? आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बनाई, दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बेसिकली एनकंपासिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है 1-1.5 दिन पहले, बात खत्म। ठीक है, तो अब यहां पर जब आपने किया 19 तारीख को, मतलब अब जब आप 15 तारीख को रिवाइज करोगे, सॉरी 15 तो आज है ना, क्या कर रहा हूं मैं, अभी इसको 16 तारीख को करना है, ये 16 तारीख को होगा, वेरी सॉरी। ठीक है, एडिट करते हैं इसको। पहला रिवीजन तो कल होगा ना, 16 तारीख को होगा, पहला रिवीजन कल होगा, पहला रिवीजन कल होगा। भाई सेव कहां रहा है? हाँ, पहला रिवीजन इसमें कल होगा और फिर जो नेक्स्ट रिवीजन होगा 17, 18, 19, वो 19 की जगह 20 को होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यार, वो आप लोग समझ ही गए, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अब ये इस तरह से चल रहा है। वीकली ऑन संडे करना होगा ना इसको, इसको डिलीट ही कर देता हूं। दिस एंड ऑल द फॉलोइंग रिमाइंडर्स, और ये वाला जो है इसको मैं कर देता हूं वीकली ऑन संडे। अभी आ गया आपका सारा का सारा यहां। ठीक है, तो ये 20 कहां गया भाई? इसको भी भाई डिलीट ही कर देता हूं, फ्रेश बनाता हूं। तू भी जा भाई, फ्रेश बनाते हैं। 16 हो गया, 17, 18, 19 छोड़ना है हमें, 19 वाले को भी डिलीट करते हैं। ठीक है, और 16 तारीख को हो गया, आज पढ़ा, 16 को रिवाइज किया, 17, 18, 19 छोड़ा, 20 को बनाना है, 20 को बनाते हैं। लेक्चर 1 ये किया हमने, लेक्चर 1 ये हो गया लेक्चर 1। ठीक है, तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 17, 18, 19 छोड़ा, 20 को हुआ, 20 को सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, 6 बजे का टाइम सेट किया हमने। ठीक, 6 बजे का टाइम सेट किया, डजंट रिपीट में कर दिया वीकली ऑन संडे, एंड दिस इज। ठीक है, तो अब हर हफ्ते ये सुबह सुबह 6 बजे आपको रिमाइंड करा देगा कि आपको ये करना है। नाउ आपने आज 7 क्वेश्चंस रिवाइज किए, आपने कल 7 क्वेश्चंस रिवाइज किए, अब आप हर हफ्ते उन 7 में से जो आप 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे वो आपको रिवाइज करने होंगे। ठीक है, ये वाला रिवीजन शेड्यूल आप फॉलो करोगे, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे आई विल डिलिजेंटली फॉलो द रिवीजन शेड्यूल रेगुलरली। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स के लिए कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इनिशियली थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इनिशियली थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बट
ये जो स्टेडीनेस, ये जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर डेवलप होगी ना, ये जो क्यूमुलेटिव रिवीजन करने की आदत आपके अंदर डेवलप होगी, उसी से आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा एंड यू विल क्लियर मे बी विद 360 मार्क्स और 370 मार्क्स और समथिंग एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, और जो मैंने बोला है वो तो कमेंट आप डेफिनेटली करना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।